सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी विद्यार्थियों का, सभी प्रिय विद्यार्थियों का आज की इस अर्थशास्त्र की दिव्य और भव्य क्लास में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आइए आज हम इस अर्थशास्त्र के नवीन चैप्टर के साथ नवीन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो हमारे बोर्ड में आने के लायक है, और जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आएंगे आएंगे और जिन प्रश्नों का हम अध्ययन करके और अपने बोर्ड में आने वाले उन प्रश्नों का उत्तर देके हम हमारी परीक्षा में कुछ अनोखा करेंगे, कुछ अद्भुत करेंगे। तो आइए अब बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर, और हमारे इस टॉपिक को हम गहराई से और सूक्ष्मता से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जितना अच्छे से समझेंगे ना उतना अच्छे से हम परीक्षा के अंदर पेपर दे के आएंगे, ताकि हम हमारे बोर्ड क्लास के अंदर कुछ कमाल और कुछ धमाल करके आएंगे, है ना। तो अब समय को व्यर्थ नहीं करना है, आओ और इस चैप्टर की गहराई तक जाते हैं और इसकी सरलतम परिभाषाओं को समझते हुए हम इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। हाँ, तो सभी बच्चे बने रहिएगा, आप बस एकाग्रता से बैठिए और समझिए, और प्रश्नों को है ना बच्चों, प्रश्नों को रटना नहीं है, सिर्फ समझना ध्यान से। हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है, देखो अर्थशास्त्र है, ये समष्टि जो अर्थशास्त्र है ना हमारी, ये समष्टि जो अर्थशास्त्र है हमारी, यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है, उस समष्टि अर्थशास्त्र का जो हमारा जो चैप्टर है ना, ये पांचवा चैप्टर है ना। समष्टि अर्थशास्त्र का पांचवा चैप्टर है बजट और अर्थव्यवस्था। देखो पिछला जो चैप्टर आया था उससे संबंधित ये प्रश्न है। हाँ, पहला हमारा प्रश्न है, सर देखो, अब जब पाठ का नाम ही हमारा क्या है, पाठ का नाम ही हमारा क्या है, पाठ का नाम ही क्या है हमारा, जब हमारा पाठ का नाम ही क्या है, बजट और अर्थव्यवस्था है, तो मैंने इसी की परिभाषा को आप पहले समझते हैं। हाँ, देखो प्रश्न है हमारा, सरकारी बजट से क्या तात्पर्य है ना। बजट अर्थव्यवस्था, तो सरकारी बजट से क्या तात्पर्य है ना, बजट क्या है। हाँ, सरकारी बजट सरकार द्वारा एक वर्ष में प्रतियों और खर्चों का विवरण संसद में प्रस्तुत करना सरकारी बजट कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह होता है कि सरकार होती है, सरकार ने एक वर्ष के अंदर कितना कितना खर्चा किया, है ना, सरकार ने क्या विकास किया, उन विकास में कितना अपना फंड लगाया, कितना बजट लगाया, है ना, और फिर उस बजट का जो व्यय किया, उन्होंने जो खर्च किया, उसके माध्यम से कितने प्राप्तियां की, यानी कि कितने अनोखे रिसर्च किए, है ना, कितनी ऐसा अनुसंधान के माध्यम से ऐसे संसाधनों का निर्माण किया जो हमारे देश के लिए लोक कल्याणकारी है ना। तो ये क्या हो गया, सरकारी बजट हो गया। देखो बहुत सरलतम परिभाषा है, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, चलते हैं अगले नेक्स्ट पर्सन पर, जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी हमारी परीक्षा नजदीक आने वाली है। आज 5 फरवरी हो गई है, अब कुछ दिन बचे हैं परीक्षा के, तो हमें जल्दी से पढ़ना है, रिवीजन भी लाना वापस। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, देखो हमारे ये प्रश्न जो है ना 1 नंबर का आ सकता है, संतुलित बजट गुणक का मान कितना होता है ना। संतुलित बजट गुणक का मान कितना होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों बताओ, देखिए आप यदि आपने अध्ययन किया है, आप 1 साल से अध्ययन करते आ रहे हो, तो आपको ऑफकोर्स पता होगा कि अब देखो ये प्रश्न आपके जो है ना 1 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ये आपके जो प्रश्न है ना बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है। आया समझ में। बहुवैकल्पिक प्रश्न बन सकता है ये, तो ध्यान रखना। संतुलित गुणक का मान कितना होता है, तो इसका एक बताओ, देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो उत्तर होगा वो हमारे 1 हो जाएगा, यानी संतुलित बजट गुणक का मान कितना होता है, 1 होता है। आया समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अपने साथ क्वेश्चनों को समझते चलना है। हाँ, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आपको सिर्फ प्रश्नों को देखना है और इनकी प्रश्नों की गहराई तक जाना है और इनको अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार की राजकोषीय नीति के प्रमुख अंक, यानी सरकार की, देखो इस प्रश्न को देखिए बच्चे, हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, प्रश्न को समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए यहाँ पे राजकोषीय नीति, ये राजकोषीय नीति अभी मैंने अगले वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, अगले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा, कल की जो हमारी क्लास थी आय और बजट के जो निर्धारण था, ऐसा कुछ जो हमारा टॉपिक था, अगला क्वेश्चन उस टॉपिक के अंदर हमने राजकीय नीति के बारे में कुछ अध्ययन किया था, इसके बारे में कुछ पढ़ा था, है ना। तो सरकार की राजकोषीय नीति के प्रमुख अंक कौन से, प्रश्न ये है, तो इसके अंक कौन से, नीति जो है ना, इस नीति के अंक कौन से है। हाँ, तो इस नीति के अंक कौन से हो गए वो आपको बताना है। तो देखो बताओ, देखिए कर है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक ऋण है, या उपयुक्त सभी है। तो ध्यान रखना, कभी भी प्रश्न के अंदर उपयुक्त सभी आ जाए तो 100% रहता है कि ये वाला जो इसका जो आंसर होता है वो 2 होता है। आया समझ में। तो आपको यदि ऑप्शन के अंदर यदि ऐसे प्रश्न आ जाए और दे लिखा होता है कि उपयुक्त सभी, तो बच्चे यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उपयुक्त सभी करके ही आए, क्योंकि मुझे लगता है वो 100% आपका वो प्रश्न सही जाने की संभावना रहती है ना। तो यदि ऐसा कुछ प्रश्न आ जाए ना परीक्षा के अंदर, ऐसा प्रश्न आ जाए जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको उपयुक्त सभी अर्थात दे वाला ऑप्शन को ही अपने कोष्टक में लिखकर अपने प्रश्न का उत्तर सही देके आना है, ठीक है। हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि देखो राजकोषीय जो नीति होती है उसके प्रमुख अंक क्या है, देखो कर है। राजकोषीय नीति क्या करती है, राजकोषीय नीति जो होती है वो नीति वस्तुओं और जो वस्तुओं का और सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं हम, उनका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं ना, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तब हम जीएसटी लगाती है, टीडीएस लगाती है। हाँ, फिर देखो सार्वजनिक व्यय, अब सरकार क्या करती है, सरकार बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए, जैसे मान लो सड़क का निर्माण करना,
है ना, वृद्धावस्था पेंशन योजना है। तो ये एक सार्वजनिक यानी एक सार्वजनिक एक सामूहिक कार्य है जिसके अंदर सरकार अपना जो खर्च करती है, पैसे खर्च करती है ना, मैनेजमेंट करके वो खर्च करती है। हाँ, फिर देखो सार्वजनिक ऋण। अब सरकार देखो आपको राज को ऋण देती है, नहीं देती? बैंक के द्वारा सरकार होम लोन देती है, गोल्ड लोन देती है ना? सरकार आपको भूमि लोन देती है, यानी कि अनेक प्रकार के जो लोन है वो सरकार आपको अपनी निजी संपत्ति के तौर पर आपको मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है, प्रोवाइड कराती है, ताकि आप अपने व्यवसाय के अंदर सुगम तरीके से आगे बढ़ सको, है ना? हाँ, तो इसका हमारा उपयोग तो दे हो जाएगा। देखो आप समझते चलो बच्चों और स्क्रीनशॉट लेते चलो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं रिवीजन लाऊंगा तुरंत, इसलिए आप शीघ्रता से पढ़ो, है ना? जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे। 10 तारीख से इसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे हम। आया समझ में? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। वस्तु वस्तु एवं सेवा कर की कितनी श्रेणियां? अब देखो ये वस्तु और सेवा कर क्या है बच्चों? आप सब जानते हैं वस्तु और सेवा कर होता है जीएसटी। क्या होता है? जीएसटी। ये हमारा जो वस्तु एवं सेवा कर है ना, ये हमारा जीएसटी होता है बच्चों। क्या होता है? जीएसटी। इसकी कितनी श्रेणियां हैं? इसकी कितनी श्रेणियां? श्रेणियां का मतलब होता है इसके कितने भाग है ना? इसके कितने भाग है ना? इसके कितने भाग है, ये कहने का तात्पर्य ये है ना? इसके डिपार्टमेंट कितने हैं? इसके डिपार्टमेंट कितने हैं? हाँ, तो इसके डिपार्टमेंट कितने हैं? तो इसके डिपार्टमेंट आप देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है हमारे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो बताओ देखे कितनी श्रेणियां? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सन 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से वस्तु जीएसटी की श्रेणियां हैं। तो आपको बोर्ड के अंदर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको बताओ कितनी श्रेणियां हैं। यदि आपको पता होगा तो आप सही करके आओगे कि इसकी 6 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? अरे श्रेणियां का मतलब क्या होता है कि जीएसटी की कितनी दरें हैं जो इनकम टैक्स के रूप में लगाई जाती है, वो श्रेणियां होती है। आगे समझ में? हाँ, तो इसकी कितनी श्रेणियां होती है? 6 श्रेणियां होती है। वो कौन कौन सी होती है मैं आपको बताऊंगा आगे। 0, 3, 5, है ना? फिर आपके ये होती है 12, है ना? ऐसे कुछ आगे होती है, मैं आगे बताऊंगा इस पर्सन के अंदर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। आप सिर्फ समझते चलिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हाँ, देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ना? हाँ, देखो भारत में, इस सबको पता है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, है ना? ये दोनों बात एक ही है, ये बात एक ही है। कब लागू किया गया? देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मुझे पता है सभी विद्यार्थियों को आता होगा। तो आप सभी विद्यार्थी बस अपने थोड़ा बहुत विचार, जो अपने विचार है ना, जो विचारधारा में बहने वाले, जो विचारधारा में बहने वाले जो आपके अच्छे विचार है, उनकी गहराई को, उनकी गहराई में जाकर और फिर आप सोचिए कि इसका जो आंसर होगा वो एग्जैक्टली कौन सा होगा, है ना? तो आपको इसकी गहराई में जाना, बताओ कि कौन सा आंसर होगा। हाँ, तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? बताओ देखिए, जुलाई 2016 में लागू हुआ क्या? वो जुलाई 2017 में लागू हुआ क्या? जुलाई 2018 में लागू हुआ या फिर जुलाई 2019 में लागू हुआ? आप बताओ विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तो देखो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा, आप सबको पता है कि जुलाई और सबकी धुलाई, है ना? जुलाई और सबकी धुलाई करने के लिए जीएसटी आया था जुलाई 2017 में। हो गया हमारा खतरा करने धुलाई, आया खतरा। तो मतलब जो खतरा नहीं है, वैसे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जीएसटी जरूरी है। हाँ, तो जो जुलाई 2017 के अंदर ये लागू किया गया। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप क्वेश्चनों को समझिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको याद कीजिए, क्योंकि परीक्षा के दिन कम रहे हैं, इन कम समय में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, राजस्व, है ना? देखो ये सबसे अच्छा, राजस्व का मतलब क्या होता है? सब शासन, है ना? राजस्व घाटा ज्ञात करने का सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप आईएम लगा लो, है ना? इसको इंपॉर्टेंट लगा दो बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि परीक्षा के अंदर अधिक बार पूछा भी जा सकता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके कि राजस्व घाटा याद करने का सूत्र क्या है, बताइए। तो आपको यदि आता था बता दोगे? सबसे पहले यदि ऐसा पर्सन पूछे ना, हाँ, अच्छा, देखो बच्चों, हाँ, यहाँ पर देखो ये हमारे कंप्यूटर मॉडल ने टाइप करने में गलत किया है ना, ये गलत हुआ है। यहाँ पर लिखना है राजस्व है, राजस्व घाटा, है ना? राजस्व घाटा बराबर, हाँ, देखो बच्चों, राजस्व घाटा याद करने का सूत्र क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यदि सूत्र आपको आ ही नहीं रहा है और परीक्षा के अंदर आ गया कि राजस्व घाटा किसे कहते हैं, और मान लो आपके वो दिमाग के परे है ना, आपकी बौद्धिकता के परे है, वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? इस प्रश्न का उत्तर सही कैसे करके आना है? इसका उत्तर ऐसे सही करके आना है कि जो ये राजस्व घाटा है ना, इस राजस्व घाटे को हेजे सही से उतार देना है, ठीक है? फिर आगे क्या करना है? फिर आपको देखना घाटा, घाटा को क्या कहते हैं? घाटा का मतलब होता है लॉस हो जाना, है ना? उसमें कटौती हो जाना, मतलब उसमें घटाव हो जाना, वो घाटा हो गया हमारे, नुकसान हो जाना। तो अब देखो राजस्व है खर्च माइनस राजस्व प्राप्तियां। अब आपको पता है राजस्व घाटा कब होता है? जब हमारे खर्चा होता है, जब हमने जैसे मान लो सरकार ने अपने राजस्व में से, यानी अपने उस कोष में से, मान लीजिए सरकार ने 50 लाख रुपए का यदि कोई प्रोडक्ट आयात किया है विदेश से, अब जो प्रोडक्ट आयात किया है, अब वो आयात किया है तो उसमें खर्च अधिक लगा, लेकिन जो आयात किया हुआ जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सामग्री है, वो सामग्री हमारी क्षतिग्रस्त निकल गई, डैमेज निकल गई। तो जो डैमेज निकल गई ना, वो जो हमारी जो वस्तु, हमारी जो सर्विस सेवा, तो फिर जो डैमेज निकली, हमने उसका जो भुगतान तो पूरा किया, और भुगतान तो पूरा करने के पश्चात भी हमें जो उसके प्रतिफल के बदले में जो वस्तुएं मिली थी वो हमें क्षतिग्रस्त मिली, जिससे हमारा भुगतान और उन वस्तुओं का आपस में जो समानता है वो समानता नहीं नहीं रही, है ना? उनकी कीमत में
मुद्रास्फीति रही, है ना? आया समझ में? तो कहने का तात्पर्य ये है कि राजस्व घाटा का मतलब हो गया राजस्व व्यय और राजस्व माइनस राजस्व प्राप्ति। आ गया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बस प्रश्नों को समझते रहिएगा और आगे बने रहिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप प्रश्नों को बस समझिए और याद रखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष करों की श्रेणी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VIM लगा दो बेटा ना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, देखो कौन सा कर अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आता है। हाँ, देखिए बच्चों, प्रश्न क्या है हमारा कि निम्न में से प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में कौन सा आता है, यानी जो प्रत्येक करों की जो श्रेणी में है ना, प्रत्येक करों की श्रेणी में। अब ये कर क्या होता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट है ना प्रत्यक्ष। तो अब देखो ऑप्शन देखो, आयकर, निगम कर, उपहार कर और उपयुक्त सभी। अभी अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि यदि परीक्षा के अंदर आने वाले प्रश्नों के यदि वैकल्पिक प्रश्न में यदि ऑप्शन हो और ऑप्शन के अंदर यदि ए बे से दे हो और ए बे से दे में यदि अंतिम ऑप्शन यदि उपयुक्त सभी हो, तो परीक्षार्थी को यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो वहाँ पर यदि अपनी मति और बुद्धि यदि काम ना कर रही हो तो अपनी मति और बुद्धि को एकाग्र और एक शांत वातावरण में ले जाकर आपको दे कर देना उपयुक्त सभी। आपका आंसर 89% तक वो करेक्ट जाने की, राइट जाने की पॉसिबिलिटी बरकरार बनी रहती है। आया समझ में? हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा दे। अब देखिए यदि प्रश्न परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए कि प्रत्यक्ष करों की प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं बताइए, तो आपको लिखना है आयकर, निगम कर और उपहार कर। आयकर आप जानते हो जीएसटी हो गया, है ना? निगम जानते हो विभागीय कर और उपहार कर, जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु सरकार बड़े पैमाने पर देती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे यदि विद्यार्थी 8 क्लास के अंदर उत्तीर्ण हुआ हो, है ना, अच्छे मार्क्स के साथ, फिर उसको जो पुरस्कार के रूप में जो दिया जाता है अवार्ड, है ना, वो फिर उसके ऊपर जो जैसे मान लीजिए उपहार के रूप में जो गवर्नमेंट देती है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लागू की जाती है। आया समझ में? हाँ, तो ये प्रत्यक्ष कर होते हैं, है ना बच्चों? देखो सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहिए, समझते रहिए। परीक्षा के अंदर आ जाए प्रश्न की प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो आयकर, निगम कर और उपहार कर ये होते हैं, है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है ना आपके। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। अब देखो अभी अगला क्वेश्चन था कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है, अब ये अप्रत्यक्ष कर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये अप्रत्यक्ष कर है या प्रत्यक्ष कर है, तो आपको ये पढ़ना है। हाँ, अप्रत्यक्ष कर। अब देखो अप्रत्यक्ष कर क्या है, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क। अब कहोगे कि गुरुजी आपने जैसा कहा है यहाँ पर भी उपयुक्त सभी आया, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। हाँ, तो उपयुक्त सभी देखो, उत्पादन शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया और सेवा शुल्क हो गया। ये जो तीनों शुल्क है ना, उत्पादन शुल्क, ये जो उत्पादन शुल्क है बच्चों, ये उत्पादन शुल्क जो है ना, जैसे मान लीजिए हमने गन्ने किसी किसान ने गन्ने की फसल लगाई, किसी किसान ने गन्ने की फसल लगाई और गन्ने की फसल पर सरकार ने उन्होंने अपनी फसल को काटा और काट कर उसके उत्पाद को उन्होंने बाजार की मंडियों में बेचा। बड़ी बड़ी जो मार्केट के अंदर मंडियाँ कायम होती है, स्थापित होती है, उन मंडियों में बेचा और उन मंडियों के द्वारा किसान की लाई गई उस फसल के ऊपर कर काट कर, उत्पादन कर काट कर और उसका मूल्य उस किसान को प्रदान करना, यानी उसमें कटौती करके उसको प्रदान करना, तो ये उत्पादन कर हो गया, है ना? और दूसरा हो गया सीमा कर। अब जो किसान एक राज्य से, जैसे मान लीजिए यदि किसान को उसके राज्य के अंदर यदि दाम अच्छे ना मिलते हो, तो यदि हरियाणा का किसान यदि राजस्थान में आकर यदि अपनी फसल बेचता है, तो उसको जो टीडीएस जैसे मान लीजिए कर लगता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो जाता है ना, उसको कर होता है, वो कर देना पड़ता है उसको। आया समझ में? हाँ, फिर है सेवा शुल्क। और यदि तुम जिसमें अपना वस्तुएं ले जाओगे, है ना, जिसमें तुम अपनी फसल ले जाओगे ट्रैक्टर में किसी में भी, तो तुम उसका भी तो तुम्हें किराया देना पड़ेगा ना, तो वो सेवा शुल्क हो गया। आगे समझ में? तो ये सब अप्रत्यक्ष शुल्क है, हाँ, जो हमें स्वयं को उठाने पड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप समझिएगा और बने रहिएगा। देखो अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, है ना, भारत में देखो मुझे वस्तु एवं सेवा कर आ जाए ना, तो ये जीएसटी की बात ही हो रही है, समझना, आप ध्यान रखना। हाँ, मानक दर कौन कौन सी है। अब देखो प्रश्न आ गया ना कि जीएसटी की जो है वो मानक दर कौन कौन सी, मतलब मानक का मतलब जो नियम के अंदर जो दरें है, जो जीएसटी के अंदर दरें लगाई जाए, जैसे मान लीजिए यदि 5,000 रुपये होंगे तो कितना परसेंट जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी कितने लाख से स्टार्ट है ना, जीएसटी हमें जैसे 5 लाख रुपए होंगे तो कितना परसेंट जीएसटी कटेगा, 1 लाख रुपए होगा तो कितने परसेंट जीएसटी कटेगा। तो ऐसे जीएसटी की अलग अलग क्या दरें होती है, उन दरों के आधार पर ही जीएसटी की कटौती की जाती है। हाँ, तो अभी देखिए इसमें अगर प्रश्न आ जाए आपके ऐसा कि दरें कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कि दरें कितनी होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटी की जो मानक दरें होती है वो 0% होती है, 3% होती है, 5% होती है, 12% होती है, 18% होती है और ये 28% होती है ना। 0% से आप मान लो एक 0 से 1 लाख के बीच की जो राशि होती है उसमें 0% होता है। 1 लाख से जो ऊपर की होती है ना, 1 लाख से जो ऊपर की होती है, जो प्लस की होती है उसके ऊपर 3%, फिर जो 2.5 लाख के ऊपर की होती है उसके ऊपर 5%, ऐसे ये दरें बढ़ती जाती है। आया समझ में? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सन आ जाए तो आपको करना है बच्चों, है ना। मानक दरें कौन कौन सी होती है, 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28% की वो दरें होती है जो जीएसटी के अंतर्गत शामिल की जाती है। देखो हाँ बच्चों, आया समझ में? सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षा में आने में अपनी पूरी संभावना रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आ सकता है और ये 2 नंबर का हो सकता है।
2 नंबर का प्रश्न हो सकता है ये ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो हमारा प्रश्न हमने जब पिछले चैप्टर में भी ये प्रश्न पढ़ा था ना। हाँ, राजकोषीय घाटा और राजकोषीय नीति किसे कहते हैं? मतलब राज अब देखो ये 2 प्रश्न है बच्चों। एक प्रश्न के अंदर मैंने 2 प्रश्न इसलिए लिए क्योंकि दोनों की परिभाषा यदि एक दूसरे का यदि आपस में यदि वो एक दूसरे का अर्थ है ना, एक दूसरे के अंतर्गत रखती होगी, यानी कि उनका जो अर्थ है एक दूसरे के कुछ ना कुछ समान होगा। इसलिए मैंने 2 प्रश्न को मैंने 1 प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ आपके लिए, ताकि आप आसानी से समझ सको, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इस ज्ञान यज्ञ क्लासेज में बने रहना है, पढ़ते रहना है। यदि आपको क्लासेस पसंद आए ना, अभी आगे चलकर आपके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे अपने भविष्य के अंदर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी एडवाइस, सर जैसे कई बच्चे का प्रश्न होता है कि सर मैं 12वीं पास करने के बाद मुझे क्या करना है, कि गुड़िया होती है हमारी सिस्टर, वो कहती है कि भैया हम जब सर 12वीं पास कर लेंगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे सवालों का, ऐसे उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, उनको एक सही डायरेक्शन मिले, इसके लिए भी ये जो ज्ञान की क्लासेज है ये आपके लिए एक फेथफुली रहने वाला है, आपके लिए एक फायदेमंद रहने वाला है, और आपके लिए और आपके भविष्य के लिए एक ज्योति के रूप में कार्य करने वाला है ना। एक प्रकाश की जो टॉर्च होती है, जिस प्रकार टॉर्च के माध्यम से हम हमारे रास्ता देखते हैं, उसी प्रकार ये ज्ञान ये क्लासेज आपको आपके भविष्य का रास्ता बताने की एक टॉर्च होगी। और ये टॉर्च तभी होगी जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे और इसका एक अभिन्न अंग बन जाओगे। आया समझ में? तो सभी विद्यार्थियों से हमारा बस ये आग्रह रहेगा कि आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। पढ़ो और बस मनपसंद जो आपको समझ में नहीं आता, जिस सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी आती है ना, कठिनाई आती है, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत करने के लिए ही इस ज्ञान यज्ञ क्लासेज का ये हवन चल रहा है ना। हाँ, तो बस आप बने रहिएगा। हाँ, और पढ़िए। हाँ, देखिए राजकोषीय घाटा और राजकोषीय नीति किसे कहते हैं? राजकोषीय नीति, सरकार, देखो इसकी डेफिनेशन समझिए। सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। बिल्कुल सही परिभाषा ली है मैंने। सरकार द्वारा, यानी सरकार द्वारा जो अपनाई जाए नीति होती है, सरकार द्वारा, सरकार चलाने के लिए अपने द्वारा अपनाई गई नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। हाँ, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय नीति है और राजकोषीय घाटा, सरकार के कुल व्यय, सरकार का जो कुल खर्च होता है और कुल ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां का अंतर है। इतना सारा, देखो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, और कितना सरल प्रश्न है। देखो, सरकार के कुल व्यय और कुल ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। जैसे मान लो सरकार का कितना खर्चा हुआ, ज्ञात ना रखे, है ना। सरकार का कुल कितनी जो प्राप्तियां जो हमें हुई है ना, सरकार का जो कुल कितना, जैसे मान लीजिए सरकार ने कितना ऋण लिया, 50 लाख रुपए का। सरकार से कितना ऋण लिया सरकार ने, जैसे मान लीजिए सरकार के पास कितने 50 लाख रुपए हैं। अब सरकार ने 50 लाख रुपए ऋण उधार दे दिया, खर्च हो गए, है ना, और उनमें से कितनी प्राप्तियां हो गई। अब प्राप्तियों के और उस ऋण के और उस व्यय के अंतर को ही क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। आगे समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलिएगा। सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक है और परीक्षा में आने के लिए भी तैयार है। और मुझे लगता है कि इनमें से जो मैं प्रश्न ले रहा हूँ ना बच्चों, वो 100% तो मैं नहीं कह सकता, परंतु आपके जरूर आएंगे परीक्षा के अंदर, इनमें से ही प्रश्न आएंगे, ये मैं जरूर कहता हूँ। हाँ, अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, संतुलित बजट किसे कहते हैं? संतुलित, अब पर्सन देखो, इस शब्द को समझिए आप, संतुलित। संतुलित बजट किसे कहते हैं? हाँ, वे बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो, उससे संतुलित। अब देखो, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, संतुलित बजट किसे कहते हैं? वे बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो, उससे संतुलित बजट कहते हैं। देखो बच्चों, जब सरकार, जैसे मान लीजिए सरकार ने जैसे मान लीजिए एक योजना बनाई, उस योजना में सरकार को टैक्स के रूप में, सरकार को 500 रुपये प्राप्त होते हैं, और सरकार उस योजना के लिए 500 रुपये देती है ना। वो सरकार 5 करोड़ रुपए पेंशन की जो योजना बनाई है सरकार ने, वो प्रत्येक महीने में सरकार यदि 5 करोड़ की पेंशन देती है, तो उसी 5 करोड़ की पेंशन के बदले में सरकार को 5 करोड़ अन्य कई स्रोत के माध्यम से मिलते हैं। तो जब दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण हो जाता है, दोनों बराबर हो जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? संतुलन, यानी कि उसका बैलेंस हो जाता है। तो जब बैलेंस हो जाता है ना, तो संतुलन हो जाता है, और जब संतुलन हो जाता है तो वो हमारी संतुलित बजट हो जाता है ना, तो वो संतुलित बजट कहलाता है। आगे समझ में? हाँ, देखो तो वे बजट जिसमें सरकार की आय और दोनों बराबर हो, संतुलित बजट, यानी बराबर होना चाहिए, यानी कि आय और खर्च, है ना, पैसे और ये खर्च, ये दोनों बराबर होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ना। आप ऐसा ना समझिए कि सर गुरुजी ये प्रश्न, आप बस प्रश्नों को समझो। जितना आप प्रश्नों को समझोगे ना, उतना आप, आपकी जो अंदर की जो ये बे बना हुआ है ना, डर बना हुआ है, बेभीत हो रहे हो आप, वो चुटकी भर में गायब हो जाएगा आपका। चुटकी भर का मतलब होता है क्षण भर में ना। हाँ, देखो, बजट के 2 प्रकार कौन कौन सा है? बजट के, है ना, बजट के 2 प्रकार कौन कौन से हैं आपको बताना है। परीक्षा के अंदर प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का। तो बजट के जो 2 प्रकार है वो है, एक तो है राजस्व बजट और दूसरा है पूंजीगत बजट। अब राजस्व बजट क्या होता है? राजस्व बजट जो होता है, राजस्व बजट क्या होता है? राजस्व, हाँ, राजस्व बजट क्या होता है? राजस्व बजट क्या होता है बच्चों? राजस्व बजट वे बजट वे बजट जिसमें वे बजट जिसमें है ना, वे बजट जिसमें सरकार सरकार की सरकार की भौतिक
भौतिक और परिसंपत्तियों का, है ना, परि परिसंपत्तियों का परिसंपत्तियों का सर्जन किया जाता है। किसका सर्जन किया जाता है? परिसंपत्तियों का सर्जन किया किया जाता है। वो हमारी क्या है? वो हमारी राष्ट्रीय बजट है। और ये पूंजीगत बजट क्या है? अब इसको मैं एक शब्द में लिख देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर है भौतिक और परिसंपत्तियों का सर्जन करना, और यहाँ पर आप लिख दीजिए, है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपके परिसंपत्तियों, है ना बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपके परिसंपत्तियों, यहाँ हो जाएगा आपके परिसंपत्तियों परिसंपत्तियों का सर्जन। बस इतना सा कर दो आप, परिसंपत्तियों का, बाकी ये परिभाषा सेम है दोनों की, है ना, परिसंपत्तियों का सर्जन पूंजीगत बजट है। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। आप बस प्रश्नों को है ना देखना है और समझना है कि ये प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं। ये सारे प्रश्न जो आपके हैं ना, ये सारे प्रश्न ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है ना, बस आपको समझना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, सरकारी व्यय गुणक एवं कर गुणक का सूत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपके, ये प्रश्न 2 नंबर का आ सकता है बच्चों। देखो सरकारी व्यय गुणक एवं कर गुणक का सूत्र लिखिए। हाँ देखो सरकारी व्यय गुणक का सूत्र हमारा, अच्छा हाँ देखो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर मोड ने कुछ गलत किया है ना, टाइपिंग करने में गलत हुई है। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों, इसका जो सूत्र होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके वाई, क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, और यहाँ पर आपके टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। यहाँ पर आपके टी हो जाएगा। चलो मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, ये वाई हो गया और ये जी हो गया, है ना। अब देखिए आपके, हाँ, और ये आपके बटावा में हो गया, 1/1 - सी, और ये हो गया, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके वाई, और यहाँ आ जाएगा आपके टी, है ना। आया समझ में? ये जो आपका वाई है ना, ये हो जाएगी आपके प्रोजी आई, इसको कहते हैं प्रोजी आई, है ना, प्रोजी आई हो गई। और ये आपके जो है ये हो गया एक, यानी टोटल, ये हो गया टोटल टैक्स। आया समझ में? और ये कंज्यूम हो गया, है ना, ये कंज्यूम हो गया, हाँ, टोटल टैक्स हो गया। अच्छा ये टोटल, ये जो है ये सकल ग्रोस हो गया ना, हाँ, और ये टैक्स हो गया, हाँ, कंज्यूम हो गया ये, हाँ, उपभोग हो गया। हाँ तो ये हमारा सूत्र है। यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि सरकारी व्यय गुणक एवं, अब देखो इसमें 2 प्रश्न है बच्चों, सरकारी व्यय गुणक, एक ऐसा प्रश्न आ सकता है कि सरकारी व्यय गुणक का सूत्र क्या है ये बताइए। एक प्रश्न आ सकता है कि सरकारी व्यय का गुणक का सूत्र क्या है बताइए, ये प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न हो गया कि गुणक का सूत्र क्या है, यानी कर गुणक का सूत्र क्या है ना। तो कर गुणक का सूत्र अलग है और सरकारी व्यय का सूत्र अलग है, दोनों का अंतर आपको समझना है। मैंने एक प्रश्न 2 प्रश्न लिए हैं ताकि आप दोनों को आसानी से समझो, है ना, दोनों को एक साथ समझ लो, ताकि आपको दोनों में से कोई प्रश्न आए तो आप उसको भूलो नहीं और आगे चलते रहो। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ऐसे ही प्रश्न, मजेदार प्रश्न निरंतर तुम्हारे क्लास में चलेंगे, रिवीजन जब आएगा ना तब आपको पढ़ने का आनंद आएगा, और उसमें इतने बेहतर क्वेश्चन इसी में से, इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और ये इन्हीं क्वेश्चनों के साथ 2-2 क्वेश्चन में और बढ़ाऊंगा प्रत्येक चैप्टर में। हाँ देखिए, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना, बेसिक जानकारी के लिए पूछ सकते हैं इस बार परीक्षा, आपको शिक्षक परीक्षा में। हाँ, भारत में वित्तीय वर्ष क्या है, यानी जो वित्तीय, वित्तीय का मतलब अब जानते हो ना वित्त क्या होता है, अब जानते हो वित्त क्या होता है? वित्त किसे कहते हैं? अरे वित्त कहते हैं पैसों को, किसे कहते हैं? पैसों को मान लीजिए आप, है ना, रुपये को कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। तो वित्तीय वर्ष क्या है? यानी देखो भारत में, अब पढ़ो इसको, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। यानी भारत के अंदर जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। यानी कि जो सरकार होती है, सरकार सरकार के पास जो फंड होता है, जो सरकार के पास जो आय होती है, वो आय, वो बजट जो होता है, उस आय और बजट को भी, सरकार के ऊपर भी आपको पता है राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के अंतर्गत संसद होती है, और संसद का जो जितना भी जो कार्यभार होता है, वो कार्यभार, संसद का जो कार्यभार है ना, उस संसद का जो कार्यभार होता है, उस संसद का कार्यभार संसद के प्रतिनिधि करते हैं। और प्रतिनिधि कौन होते हैं? प्रतिनिधि अनेक मंत्रिमंडल होती है ना, वो उसके, आप लोग जैसे मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना, उसके मुख्य प्रतिनिधि हो गए। तो जब ये अपने देश के अंदर अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए, और देश की अनेक योजनाओं के लिए, और देश के विकास के लिए जब उस आय का प्रयोग करते हैं, तो फिर उनको हर साल के अंदर उनको ये उनका व्यय, यानी उनका खर्च, और उनकी प्राप्तियाँ, यानी उन्होंने उस आय से कितना खर्च किया है, और उस खर्च के माध्यम से उन्होंने कितना विकास किया, कितनी प्राप्ति की है, इसका रिकॉर्ड जो है वो संसद में पेश करना होता है। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम रहता है ये पेश करने का। आया समझ में? इसके बाद वो नवीन जारी हो जाता है ना। तो ये हमारा वित्तीय वर्ष हो गया। हाँ बच्चों आगे चलते हैं, सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और समझते रहिएगा, क्योंकि सारे पर्सन इंपॉर्टेंट हैं, और परीक्षा के उस पेपर में आने वाले हैं, जो पेपर आप मार्च के अंदर, है ना, दे के आओगे बोर्ड पेपर। हाँ अगला देखो, अनुपातिक कर किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुपातिक कर किसे कहते हैं? देखो, जो कर विभिन्न आय पर एक ही दर से लगाया जाता है उसे अनुपातिक कर कहते हैं। अब देखो इससे सरल परिभाषा और क्या हो सकती है आपके लिए, ये सारी परिभाषा किताबों से हटकर फिर आपके लिए लाया हुई, है ना, प्रश्नों की अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है आपके अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो आपके वर्ड है, शब्द है, जिनको समझना कठिन ही नहीं है, अति कठिन है, समझ ही नहीं पाते उन प्रश्नों को। तो फिर मैंने क्या है, उन जो किताबी जो शब्दावली है, उस किताबी शब्दावली से मैं अलग
अलग रहकर, यानी अलग रहकर का मतलब होता है उस सब, यानी कि उस परिभाषा को अलग रखकर और उसकी परिभाषा को उसको देखकर समझकर फिर मैंने उसी के आधार पर एक नवनिर्मित परिभाषाओं का निर्माण किया, जिसको आप आसानी से पढ़ सको, समझ सको, है ना। तो आप बस इस प्रश्न, बिल्कुल आसान है, आप समझ सकते हो, है ना। देखो कितनी सरल परिभाषा है। जो कर विभिन्न आय पर एक ही दर से लगाया जाता है उसे अनुपाती कर कहते हैं। अब यहाँ पर आप अनुपातिक के लगा देना, अनुपातिक कर कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आप बस बने रहिएगा बच्चों, सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है, आप इन पर्सनों को समझिए और जितना आप अच्छे से समझोगे ना उतना अच्छे से आप इनको याद कर पाओगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक उत्पादन किसे कहते हैं। अब देखो आगे बच्चों, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक का मतलब होता है सभी का। किसका? सभी का, या सामूहिक, है ना, पूरा ही सभी का। उत्पादन जानते हो, है ना, वस्तु और सेवाओं को उत्पन्न उत्पन्न करना उत्पादन कहलाता है। किसे कहते हैं? हाँ, देखो परिभाषा देखिए, अर्थशास्त्र में क्या, इसकी अर्थशास्त्र में क्या परिभाषा है सार्वजनिक उत्पादन की, इसको हम समझते हैं। जब वस्तुओं का उत्पादन सीधे सरकार द्वारा, जब वस्तुओं का उत्पादन सीधे सरकार द्वारा, यानी किसके द्वारा? सीधे सरकार द्वारा किया जाता है, तब उससे सार्वजनिक उत्पादन कहते हैं। जब वस्तुओं का जो उत्पादन होता है सीधे, बीच के अंदर कोई रोक टोक नहीं, ना कि राज्य, कुछ नहीं, बस जिसका सीधे सरकार के द्वारा उत्पादन किया जाता है वस्तु और सेवाओं का, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? उससे कहते हैं आपके सार्वजनिक उत्पादन कर कहते हैं, है ना। तो जब वस्तुओं का उत्पादन सीधे सरकार द्वारा किया जाता है तो उससे क्या कहते हैं? सार्वजनिक, क्या कहते हैं? सार्वजनिक उत्पादन। हाँ, सार्वजनिक उत्पादन कहते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस समझते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। ओह, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, देखो। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को 2 नंबर या 3 नंबर का आ सकता है ना। हाँ, देखो, यदि किसी वर्ष में केंद्रीय बजट में कुल व्यय, कोई बजट आए, एक साल का कोई बजट है, उस बजट में कुल व्यय यानी टोटल खर्च, ये देखो 85 करोड़ है ना, 85,000 करोड़, 85,000 करोड़ रुपए तथा कुल प्राप्तियां 70,000 करोड़ रुपए हैं, तो बजटीय घाटे की गणना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पहले प्रश्न को समझो, घबराना नहीं है कि ये क्या कह रहा है, प्रश्न को समझो। केंद्रीय बजट में कुल व्यय यानी केंद्र का जो सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है, बजट है, वो बजट कितना है? 85 करोड़ रुपए है। उनकी कुल प्राप्तियां कितनी है भाई? उनका जो कुल खर्च है ना, वो है 85 करोड़ रुपए, और उन 85 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने कुल कितने प्राप्तियां की? उन्होंने कुल प्राप्तियां की है 70 करोड़ की। तो उनका बजटीय घाटे की गणना कीजिए। अब ये सरल है ना बच्चों, अब ये सरल है। इसमें खर्च दे रखा है और प्राप्तियां दे रखी है भाई। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने, है ना, आपकी माताजी ने आपको, जो आपकी मैया जी है, आपकी मैया जी ने आपको 50 रुपए दिए, और 50 रुपए देकर आपको किसी किराना की दुकान पर, है ना, भेजा कुछ सामान लाने के लिए। अब आपको भेजा और आपकी मैया जी ने कहा कि गुड़िया आप जाओ और जाकर दुकान से चीनी लेके आ जाओ, है ना। अब आप गए, चीनी लाने गए, और चीनी लाने गए, और चीनी दुकानदार ने कहा कि ये जो चीनी है, ये चीनी 50 रुपए केजी की है, 50 रुपए केजी की है ना। तो आप कहोगे कि जब ये पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे ना, तो ऐसा करते हैं, 50 रुपए केजी, तो 50 रुपए केजी की नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसको हम 500 ग्राम ले लेते हैं, आधा केजी ले लेते हैं। तो फिर आप दुकानदार से कहते हैं कि हमें आधे केजी दे दो, तो फिर वो 25 रुपए की जो आपको आधे केजी चीनी देगी ना, जो आधे केजी चीनी देगी, अब यानी कि 1 केजी चीनी का 50 रुपए, तो आधे केजी चीनी का 25 रुपए, तो 25 रुपए आप उससे वापस ले लोगी, है ना। तो फिर जब आप घर जाओगे तो अपनी माता जी से, मम्मी से, मैया पूछेगी कि शक्कर क्या भाव थी, कहेगी 50 रुपए केजी, तो आप कहोगे कि मैया जी 50 ज़्यादा थे, तो मुझे 25 रुपए चाहिए थे, इसलिए मैंने आधा केजी लेके आ गई, है ना। तो फिर मम्मी जब आपसे पूछेगी ना कि कितने रुपए की आई, तो आप कहोगे कि आधा केजी चीनी आई थी 25 रुपए की, और 25 रुपए में ये लेके आ गई, है ना। तो यानी कि उसके अंदर जो आप लाए थे, यानी वो खर्च कितना 25, और प्राप्तियां कितनी हुई? प्राप्तियां हुई 25 की, और बचा कितना? 25, 25 25 बराबर हो गया हमारा। यानी उस समय पता चल जाएगा कि हमारा खर्च कितना हुआ? 25 हो गया, और बचत कितनी हुई? 25 हो गई। और यदि मान लीजिए अगर वो चीनी, अगर मान लीजिए 55 रुपए की होती, और वो बच्ची 50 रुपए देके आती, लड़की 50 रुपए देके आती, तो 5 रुपए यदि वो बाकी होते, तो उसकी मम्मी उस चीनी में से, यानी चीनी के मूल्य में से, उसको दिए गए मूल्य में घटाकर जो बचे गए जो मूल्य है ना, उस मूल्य को दिखा देगी कि इसका इतना बकाया पैसे है, और इसके इतने जो अधिक वृद्धि की जो मतलब, यानी उस मुद्रा में जो वृद्धि हुई है वो 5 रुपए की हुई है ना। ये उसमें हमें जानकारी मिल जाती है, हम उसको समझते तब। कहने का मतलब ये है, केंद्रीय बजट में कुल व्यय 85 करोड़ रुपए और कुल प्राप्ति 70। अब देखो इसमें व्यय और प्राप्ति दे रखी है, प्राप्तियां कितनी है? 70 करोड़, और खर्च ज्यादा हुआ। अब देखो यहाँ पर खर्च ज्यादा हुआ है ना, यहाँ पर कितना हुआ? खर्च कितना हुआ? यहाँ पर हमारे खर्च हो गया 85 करोड़ रुपए, और प्राप्तियां 70 करोड़ रुपए हुई। तो हम क्या करेंगे? बजटीय घाटे की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, है ना, हल परीक्षा में से करना है। हाँ, बजटीय, हाँ, बजटीय घाटे की घाटे की गणना, हाँ, बजटीय घाटे की गणना करेंगे हम। देखिए बच्चों, हाँ, सबसे पहले हमारे क्या है? कुल व्यय कितना है हमारा? कुल व्यय कितना है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां। हाँ, देखो जब हम कुल माइनस और कुल, हाँ, कुल प्राप्तियां, तो हमारे कुल व्यय कितना है? 85 करोड़ रुपए। कितना है? 85 करोड़ रुपए हमारा कुल व्यय, माइनस, हाँ, कितने हैं? हाँ, हाँ, हमारा 70 करोड़ रुपए।
है ना, बराबर। अब 85 में 70 का कितने बच गए? 15 करोड़ रुपए। कितने बच गए? 15 करोड़ रुपए, है ना, 15,000 करोड़ रुपए। 17,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए, और 85,000 करोड़ रुपए में से माइनस 70,000 करोड़ रुपए मैं लेस कर दिए, तुम्हारे बच गए 15,000 करोड़ रुपए। कितने बच गए? 15,000 करोड़ रुपए। और ये 15,000 करोड़ रुपए हमारा क्या आ गया? ये 15,000 करोड़ रुपए हमारा बजटीय घाटा आ गया। क्या आ गया? हमारा जो लॉस हुआ ना, हमारा बजटीय घाटा आ गया। आया समझ में? तो ये हमारा क्या आ गया? बजटीय घाटा आ गया। देखो हमारा कुल व्यय कितना था, कुल खर्च कितना था? 85 करोड़ रुपए था, और उसमें 85 करोड़ रुपए खर्च करके हमने प्राप्तियां कितनी की? 70,000 करोड़ की। अब तुम मुझे बताओ, इतने पैसे खर्च करके हमने इतनी प्राप्तियां की, तो अब इसमें से इसमें घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बजटीय घाटा आ जाएगा ना। बजट कुल 85 करोड़ का था, खरीद हमारी 70 की हुई, है ना, तो हमारे घाटा हो गया। कितने का हो गया? 15 करोड़ का घाटा हो गया। ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको इसी तरह से करना है। आया समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लेते रहो और हम आगे चलते रहे। हाँ, पहले सब बच्चे स्क्रीनशॉट लो, देखें सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बस समझते चलिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, देखो सारे पर्सन, हाँ देखो बेटा, ये पर्सन भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। परीक्षा के अंदर डरना नहीं है, बस आपको करते रहना। हाँ देखो, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि प्रश्न कितना नंबर का आ सकता है। 4 नंबर का तो नहीं होगा आपके ये, 3 नंबर का हो सकता है। हाँ देखो, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ना, यदि एमपीसी जो है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 हो तथा सरकारी व्यय में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होने पर, अभी देखो ये वृद्धि है बच्चों, है ना, वृद्धि। हाँ, वृद्धि होने पर संतुलित आय में कितनी वृद्धि होगी? संतुलित आय, ये संतुलित आय फिर से आ गई है ना। हाँ, संतुलित आय, संतुलित आय में कितनी वृद्धि होगी? तो हमारी जो एमपीसी कितनी है, हाँ इसको हम हल करते हैं बच्चों। हाँ, हमारी एमपीसी कितनी है, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो हमारी एमपीसी कितनी है? हमारी एमपीसी है 0 पॉइंट, कितनी है? 0.8 है। हाँ, और हमारी, हमारा जो ये हमारा जो जीसी है ना, ये हमारा जीसी कितना है? ये हमारा है 100 करोड़। कितना है? 100 करोड़। तो आपको पता होगा बच्चों, आय संतुलित आय में कितनी वृद्धि होगी? आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि आय संतुलित वृद्धि को हमें ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र है ना। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है बच्चों, ट्विंकल वाई बराबर 1/1 माइनस सी, है ना, 1/1 माइनस सी, ट्विंकल वाई बटावा 1/1 माइनस सी गुणा ट्विंकल जी। आपने यदि देखा नहीं होगा तो मैंने ये सूत्र लिखाया था आपको, ये इसका सूत्र होता है। आया समझ में? जहाँ पर जो आपकी ये वाई होती है, ये वाई मैंने बताया था आपको, ये वाई क्या होती है? प्रोजीय आय होती है। क्या होती है? प्रोजीय आय होती है। हाँ, ये प्रोजीय आय होती है। और ये जो आपकी, ये जो आपका होता है ना, ये होता है आपका गवर्नमेंट ग्रोस, मान लो आप, है ना, ये आपकी होती है गवर्नमेंट वे। क्या होती है? गवर्नमेंट, ये आपकी गवर्नमेंट वे होती है, गवर्नमेंट चार्ज होता है आपका, है ना, ये आपका गवर्नमेंट चार्ज होता है। आया समझ में? हाँ, तो अब देखिए हमारे ये जो, अब देखो ये 1/1 माइनस, अब हमारी कंज्यूम कितनी है ना, हमारी परवर जो एमपीसी कितनी है? एमपीसी है हमारी 0.8। कितनी है? 0.8। हाँ बराबर। अब देखिए आप एक में से, आप -1 में से 0.8 घटा देंगे ना, तो ये कितने बचेंगे हमारे? 0.2 बचेंगे ना। कितने बचेंगे? 0.2। हाँ, घटा के देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। हाँ देखो बच्चों, जैसे हमारा ये 1 बच गया, हम माइनस करेंगे इसमें से, ये 0.8 है ना। अब ये एक अंक छोड़ के पॉइंट है, अब आप इसको उधार देंगे 10, 2 बच गए, ये पॉइंट का पॉइंट आ गया, 0 की 0 आ गई, है ना। तो 1/0.2। हाँ, अब देखो हमारी गुणा में क्या है? गुणा के अंदर हमारा गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट चार्ज कितना हमारा? 100 करोड़। हाँ, इसको इंटू कर देंगे 100 करोड़ से। तो देखो अब इसको पहले इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर इसको पॉइंटों में भाग देना नहीं आता, तो मैंने, देखो गणित की कक्षा, गणित की जो बच्चा ना, यदि आपको ये पॉइंट वाले जो है ना, या आप दशमलव वाले जो गुणा भाग जोड़ करना नहीं आता, तो इसके लिए भी मैं एक शानदार क्लास लेके आऊंगा, है ना। एग्जाम के बाद तुम्हारे जब बोर्ड क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश, जो बेसिक तुम्हारी इंग्लिश होगी, उस इंग्लिश को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो मैथ्स होगी, बच्चों को दिक्कत आती है पढ़ने में, उस मैथ्स को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। और हिंदी की जो व्याकरण होती है, उसको भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आया समझ में? तो सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम, और संस्कृत जो सब्जेक्ट होगा उसको भी एक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से, और एक बेसिक तौर पर, यानी कि एक सूक्ष्मता से, एक ए से लेके हम जेड तक पढ़ेंगे, है ना, ए से हीरो तक पढ़ेंगे। बस आप बने रहिएगा। और इस ज्ञान यज्ञ क्लासेज जो ये चैनल है ना, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, आपके भविष्य के लिए, आपके माता पिता के उस मुस्कुराते हुए कमल समान उस फूल को और निखारने के उस लक्ष्य को साकार करने के लायक ये चैनल आपके रहने वाला है, आपके लिए हितकारी रहने वाला है ना, आपका हितैषी रहने वाला है। इसलिए ज्ञान यज्ञ क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए। और बस ऐसा नहीं, देखो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि बस आप सब्सक्राइब करो, वो नहीं। यदि इस चैनल से प्यार है, यदि आप चाहते हो कि मुझे इस चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, कुछ ना कुछ मैं सीखना चाहता हूँ भविष्य में, ताकि मैं भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ूँ, और आगे बढ़कर अपने जीवन के अनेक प्रकार के जो सपने हैं, अनेक प्रकार के जो अरमान हैं, उन अरमानों और सपनों को पूरा कर सकूँ, यदि आप चाहते हो तो ज्ञान की क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, और बने रहिएगा। हाँ देखिए, तो अब देखिए हमारा, अब ये जो है 0 पॉइंट, अब इसको इंटू कर लीजिए। पहले एक का इसका भाग दे दीजिए आप। तो मैं एक भाग, देखो मैं साइड में कर रहा हूँ, यहाँ भाग में साइड में कर रहा हूँ। तो हम भाग कैसे करेंगे बच्चों? से 1/, हमारे नीचे क्या है? 0.2। अब इसके अंदर देखो पॉइंट लगा रहे, इसमें पॉइंट लगा दो आप, पॉइंट लगा दो एक अंक छोड़ के। हाँ, ये पॉइंट लग गया। अब आप इसको पॉइंट को भूल जाओगे ना, 2 का भाग दे दो,
2 पंजे 10, 5 और ये पॉइंट लगा दो 0। अब जो पॉइंट का कोई मतलब है नहीं, ये 5, तो ये हमारा हो जाएंगे 5 गुणा 100 बराबर ये हो जाएंगे हमारे 500। कितना आ जाएगा 500, तो हमारे कितना आ जाएंगे 500 करोड़। देखो मैंने क्या लिख दिया। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, तो हमारी जो संतुलित आय में कितनी वृद्धि होगी, तो हमारी संतुलित आय में वृद्धि होगी 500 करोड़ की। कितनी वृद्धि होगी 500 करोड़ की। है ना आसान। देखो प्रश्नों को यदि आप समझोगे ना, प्रश्नों को सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। जितना आसान से आप समझोगे उतना समझने में आपको आसानी होगी। पर कई बच्चे कहते हैं कि इतने सारे जो क्वेश्चन है अब इसको कैसे करेंगे, गणित का प्रश्न कैसे आ गया अर्थशास्त्र के अंदर। आपको डरना नहीं है। बच्चे को हेजिटेशन हो जाती है, बच्चे को हेजिटेशन होती है, जब घबराहट होती है ना, तो बच्चा कुछ समझता नहीं, फिर कॉपी किताब को लेकर रख देता है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना। पर नहीं, मुझे पढ़ना है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक थकेंगे नहीं, तब तक सोएंगे नहीं, पढ़ेंगे बढ़ेंगे और हमेशा आगे की ओर प्रयत्नशील रहेंगे। बस यही मंत्र, यही विचार और यही बौद्धिकता और यही टारगेट और यही लक्ष्य आपका निरंतर बना रहना चाहिए, है ना। हाँ देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं। हाँ अगला प्रश्न आपके लिए हाजिर है। हाँ अगला क्वेश्चन आपके लिए देखो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये आपके 3 नंबर का रह सकता है बच्चों, है ना। ये लघुत्रात्मक प्रश्न हो सकता है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। इस टॉपिक से एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने आपके लिए आपकी सेवा में और आपके लिए लिया है। हाँ अब देखो ये प्रश्न देखो, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। अब देखो बच्चों प्रत्यक्ष कर, अब इसकी डेफिनेशन समझिए आप। ये कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वही इन करों का भुगतान करता है। यानी कि मान लीजिए जिस व्यक्ति ने लोन लिया उसी व्यक्ति को लोन का जो टैक्स होता है वो टैक्स भरना होगा, है ना। हाँ फिर देखिए ये प्रत्यक्ष, ये कर किसी अन्य व्यक्ति से भी वसूल किया जा सकता है। यानी ये कर उसी व्यक्ति से वसूल किया जा सक, यानी ये जो कर है ना बच्चों, ये कर उसी व्यक्ति से लिया जाएगा जिस व्यक्ति ने लोन लिया है। और ये कर उस व्यक्ति से भी, उस व्यक्ति ने यदि नहीं दिया, मान लीजिए उस व्यक्ति जिस लोन लेने वाले व्यक्ति ने यदि कर नहीं दिया, तो उसके फैमिली मेंबर के किसी, यानी उसके फैमिली जो मेंबर होगा उससे ये वसूल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पिताजी ने लोन लिया है, तो पिताजी यदि मान लो लोन देने में असमर्थ है या फिर अपने आपको दिवालिया घोषित कर रहे हैं या फिर कोई बाहर चले गए, तो उसका जो भुगतान है उनके जो सन या फिर डॉटर है, उनकी जो पुत्रिया है या बेटे हैं, उनको उनका भुगतान करना होगा, है ना। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, इन अगला क्वेश्चन नहीं बेटा, अगला डेफिनेशन देखिए। हाँ अगला अंतर देखिए। हाँ इन करों को टाला नहीं जा सकता, यानी कि इन करों को टाला नहीं जा सकता, इनको वसूला ही जाता है। देखो इन करों को एक व्यक्ति से टाल कर, एक व्यक्ति से टाल कर अन्य व्यक्ति से वसूला जाता है। यानी जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति से टाल कर अन्य व्यक्ति से वसूला जा सकता है ना। अगला देखिए, ये कर प्रगतिशील होते हैं, यानी ये प्रगतिशील यानी निरंतर बढ़ते रहते हैं, ये प्रगतिशील होते हैं ना। प्रगतिशील का मतलब होता है कि ये आगे नहीं बढ़ते, बस रुके रहते हैं। और ये प्रगतिशील नहीं होते, ये निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। हाँ देखो आयकर संपत्ति कर निगम, अच्छा ये प्रगतिशील बच्चा, ये निरंतर है ना, आगे की ओर बढ़ते, निरंतर आगे की ओर चलते रहते हैं। हाँ और ये प्रगतिशील नहीं होते। हाँ आयकर संपत्ति कर निगम कर इन करों के उदाहरण। अब देखो आयकर संपत्ति, है ना, आयकर संपत्ति कर और निगम कर इन करों के उदाहरण है। यानी यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न, अभी देखो मैंने पहले इसी टॉपिक में मैंने पहला प्रश्न पढ़ा था कि प्रत्यक्ष कर के प्रकार और अप्रत्यक्ष कर के प्रकार। तो आयकर संपत्ति, है ना, कर निगम, है ना, आयकर संपत्ति कर और निगम कर इन करों के उदाहरण है। और बिक्री कर, बिक्री पर उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण है ना। यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए, देखो इसी प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न बन रहे हैं। यदि परीक्षा के अंदर आ जाएगी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर किया, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, इसका अंतर लिखना है। और यदि परीक्षा के अंदर ऐसे भी प्रश्न आ जाए कि अप्रत्यक्ष करके उदाहरण बताइए, तो आपको ये लिखना है ना, आयकर संपत्ति कर और निगम कर। और यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए कि अप्रत्यक्ष करके उदाहरण दीजिए, है ना, तो आपको ये लिखना है बिक्री पर उत्पादन शुल्क, बिक्री पर उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण है। हाँ तो आपको इसी प्रकार से परीक्षा के अंदर सवाल करना है। तो बच्चों आज के लिए आपका ये अंतिम क्वेश्चन था, है ना। और इस टॉपिक के अंदर जितने भी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने ले लिए और वो क्वेश्चन मैंने आपको प्रस्तुत भी कर दिया आपके सामने, ताकि आप इन प्रश्नों को पढ़कर, आप इन प्रश्नों को समझकर, याद कर आने वाली आगामी जो परीक्षा है आपकी बोर्ड की, उन परीक्षाओं के अंदर आप कुछ बेहतर करके आओ और सारे प्रश्नों का उत्तर आप सही सही करके आओ, है ना। परीक्षा तो सभी देते हैं, लेकिन जो परीक्षा के अंदर समझ कर और याद कर और परिभाषा कुछ हटकर लिखकर आते हैं ना, उनका कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं, जहाँ पर शिष्य और अध्यापक की जो कॉपी मैच होती है, अध्यापक गदगद हो जाते हैं और बच्चे पेपर को देकर, प्रश्नों को देकर बच्चे गदगद हो जाते हैं, तो फिर वो अध्ययन और अध्यापन की कुछ बात ही अलग होती है ना। तो बस आप इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने जीवन में बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट उपलब्धियां हैं उनको हासिल करती रहिए, है ना। और अब मैं तो यही कहूँगा आपसे अंतिम इस शब्दों में यही कहूँगा और कम शब्दों में यही कहूँगा बच्चों, कि आप ज्ञान यज्ञ इस क्लासेज में, ज्ञान यज्ञ इस ज्ञान के इस यज्ञ में, ज्ञान की इस गंगा में, यज्ञ की इस हवन में आप निरंतर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने जीवन को साकार करिए। अंतिम शब्दों में और कुछ शब्दों में मैं एक ही बात कहूँगा, ना हारना है, ना झुकना है, ना टूटना है, ना निराश होना है, बस आशा रखनी है और निराशा को दूर रखना है। हमें अपने आप को पुरुषार्थ से मंजिल पार कर जाना है, तो आपको मेहनत करना है, बस ढंग से समझना है। ज्ञान यज्ञ क्लासेज आपका मित्र है, दोस्त है, आपका भाई है ना। ज्ञान यज्ञ क्लासेज आपका सारथी है।
बस आप विश्वास कीजिए और इन क्वेश्चनों को पढ़िए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन प्रश्नों को पढ़िए, आराम से पास हो जाओगे, है ना? और इसके साथ यदि आपको और वक़्त मिले तो और आप अपने जो आरबीडी होती है, उनमें से भी आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते रहिए, है ना? और इस ये क्लासेस के माध्यम से भी ज्ञान ये क्लासेस के माध्यम से आप निरंतर पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये टॉपिक खास था। अगला टॉपिक भी जो हमारा अंतिम टॉपिक बचा है सेमेस्टर शास्त्र का, अब हम अंतिम जो हमारा टॉपिक होगा, जो अंतिम हमारा जो चैप्टर होगा, है ना? जो टॉपिक हमने ये देख लिए सारे और उसका एक अंतिम टॉपिक है, मैं आपको समझाऊँगा। परंतु जो अंतिम चैप्टर है हमारा, अब वो अंतिम चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम अंतिम चैप्टर क्लियर करके फिर हम पुनः एक बार फिर से है ना, फिर से प्रारंभ से हम उन क्वेश्चनों का रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। अब आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।